नमस्कार दोस्तों। तो हम जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज नंबर 8 को देख रहे थे और उसमें पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हैं। 50 तक देख लिया है, 51 से यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह बोर्ड परामर्शदात्री प्रकृति का है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया है, ये भी सही है। और तीसरा लिखा हुआ है, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री द्वारा की जाती है, जी नहीं। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, तो इसलिए तीसरा नंबर गलत हो गया। विकल्प ए 1 और 2 इसका आंसर है। अच्छा, जो राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड होते हैं उसमें प्रधानमंत्री के अलावा 46 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से 19 पदेन सदस्य होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से भी 3 इसके सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1973 5 जून को। 5 जून जब हम बात कर रहे हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद आ ही जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें 4-5 फैक्ट थे, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थापना 5 जून 1973 को हुई है और ये एक परामर्शदात्री संस्था है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और मतलब अभी फिलहाल कर रहे हैं, बाद में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो करेगा। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। और कुछ रिलेटेड फैक्ट भी है, जैसे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी है 2695 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ, किलोमीटर बोल रहा हूँ, मीटर ऊंचाई के साथ। तो मतलब कुल मिलाकर के 2700 में 5 कम, यानी 2695 मीटर ऊंचाई के साथ है। और ये अन्नामलाई पर्वत पर है। और ये कहाँ पर है अन्नामलाई पर्वत? ये इसी अन्नामलाई पर्वत के पास ये अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो इसीलिए इससे रिलेटेड बात था ये। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, शायद 1936 में, अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो। अच्छा, कुछ शब्द से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं कि सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया। अगर आपने जरूर देखा होगा ये 2012 से लेकर के 2020 तक वाले प्रश्नों को जो घटना चक्र के हैं सॉल्व कराए हुए अपलोडेड है ऑलरेडी, तो अगर आप नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से मिलेंगे। तो जैसे इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया है। जैव विविधता जैसे शब्दों का प्रयोग सबसे पहले 1985 में WJ रोजन ने किया और ठीक 3 साल बाद हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का प्रयोग 1988 यानी 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया है। और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे शब्दों का प्रयोग भी एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया। ये शायद 2014 में ये क्वेश्चन आया था। और जीव मंडल जैसे शब्दों का प्रयोग व्लादिमीर वर्नाडस्की ने किया है, जो रूस के हैं। अच्छा, एक चीज़ और आता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किस शब्द के रूप में हुआ था? तो OEKOLIGE यानी ओकियोलॉजी के रूप में हुआ था। तो ये सब मैंने कलेक्ट कर लिया था यहाँ पे। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? तो सवाना को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया जाता है। विकल्प 20 का सही आंसर है। और ये है कहाँ? सवाना दरअसल घास का मैदान है और ये ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में मिल जाता है। अच्छा, प्रेयरी एक यहाँ पर ऑप्शन है, तो प्रेयरी के बारे में तो याद है ही कि ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और जो सवाना घास का स्थल है इसका विस्तार अगर अक्षांश वाइज हम देखें तो 10 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री, मतलब 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में मिल जाता है। क्या? सवाना घास का मैदान। अच्छा, कुछ और घास के मैदान मैंने नोट करके रखे, मैं बोलता हूँ। जैसे कि ये सैनोस घास का मैदान गुयाना में है, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, कैंपस घास का मैदान ब्राज़ील में मिल जाता है, पंपास साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में मिलता है और स्टेपीज घास का मैदान यूरोप या फिर मध्य एशिया में मिल जाता है। जबकि बेल्ट और पार्कलैंड जो घास का मैदान है ये साउथ अफ्रीका में मिलता है। नेक्स्ट, नीरी का संबंध है, तो दरअसल नीरी का संबंध पर्यावरण शोध से है, पर्यावरण रिसर्च से है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, फिर से बोल देता हूँ, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये पर्यावरण शोध से संबंधित संस्था है। एक बार क्वेश्चन प्रीवियस इसमें पूछा हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और स्थापना कब हुई है? तो नागपुर में नीरी का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। हालांकि नीरी को पहले ये कुछ और नाम से जाना जाता था, उसको
शायद चीरी के नाम से जाना जाता था, CPHERI, मतलब कि सेंट्रल पब्लिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस नाम से जाना जाता था पहले। और इसके 5 जोन हैं पूरे भारत में। अब इसके 5 जोन कहाँ कहाँ हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वैसे हिंट यहाँ पर स्क्रीन अगर आपने देखा होगा तो मिल ही गया होगा। नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन देता है। तो अच्छा, एशिया का सबसे पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला बीच कौन सा है? तो चंद्रभागा बीच है जो उड़ीसा में है। तो ये भी इससे संबंधित एक फैक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही कथन है? तो जो सही कथन है वो विकल्प सी वाला है, टिड्डा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन जो गलत है ABCD, वो क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है, मैं पढ़ता हूँ। आदमी एक अद्वितीय उपभोक्ता ऐसा लिखा हुआ है, जबकि आदमी एक अद्वितीय नहीं 4th नंबर का उपभोक्ता होता है, यानी कि आदमी एक सर्वाहारी होता है, इसलिए गलत हो गया था। B नंबर में लिखा हुआ है छछूंदर एक तृतीयक उपभोक्ता है। छछूंदर तृतीयक नहीं, दरअसल ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है, इसलिए गलत हो गया। D नंबर में क्या लिखा हुआ है? उल्लू एक द्वितीयक तथा चतुर्थक उपभोक्ता है। जी नहीं, उल्लू भी एक द्वितीयक उपभोक्ता ही होता है, तो इसलिए करके ये गलत हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में सही है? तो जो सही वाला है सिर्फ उसको पढ़ देता हूँ। प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत विदोहन तथा विकास, ये संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में सही है। अच्छा, ये संसाधनों के प्रबंधन की बात दरअसल टिकाऊ विकास की अवधारणा जो है उसी पर आधारित है, तो इसलिए ये आंसर हो गया कि तर्कसंगत विदोहन होना चाहिए, लॉजिकल उसका रिसोर्स का यूज होना चाहिए, प्राकृतिक रिसोर्स का। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है? तो ऊर्जा का प्रवाह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व होता है। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र जब मैं बोल रहा हूँ तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले ने किया है 1936 के आसपास। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा से जब हम बात कर रहे हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। तो ये सब फैक्ट जब भी आए ऊर्जा, तो ये सब रिवीजन कर ही लेना चाहिए। अब नेक्स्ट में 60 नंबर में लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पति के प्रकार। तो उष्णकटिबंधीय घास का स्थल जो होता है वो दरअसल सवाना वनस्पति का प्रकार होता है वहाँ, और समशीतोष्ण वन जो होता है वो टैगा वनस्पति का प्रकार वहाँ मिलता है। उष्णकटिबंधीय वन जो होता है वो सिल्वास प्रकार का वनस्पति वहाँ मिलता है, और समशीतोष्ण घास का स्थल जो होता है वहाँ पंपास टाइप की वनस्पति मिलती है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, उष्णकटिबंधीय घास का स्थल सवाना, समशीतोष्ण वन टैगा, उष्णकटिबंधीय वन सिल्वास, समशीतोष्ण घास का स्थल पंपास। ठीक है। सवाना के बारे में याद आ ही रहा होगा कि सवाना घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में मिलते हैं। पंपास के बारे में भी याद आ रहा होगा, साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में पंपास घास के स्थल मिल जाते हैं। ठीक है। कुछ और जो यहाँ पर मैं नोट करके रखा हूँ मैं पढ़ देता हूँ, दरअसल रिवीजन ही है ये। तो प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में मतलब प्रेयरी घास का मैदान नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और लैनोस हमें गुयाना में देखने को मिलता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकता है। कंपास ब्राज़ील में घास के मैदान जो होते हैं उसे कहा जाता है, और स्टेपीज जो होता है यूरोप या मध्य एशिया में मिलता है। बेल्ट पार्कलैंड की बात करें तो साउथ अफ्रीका। तो ये तीसरा चौथा बार ये रिवीजन हो गया है इसी टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही है पहले उसे पढ़ लेते हैं। यह एक संसुरचित कार्यात्मक इकाई है। तो एकदम बिल्कुल सही है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक कार्यात्मक इकाई होता है। नेक्स्ट, संपूर्ण जैव मंडल ही एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये भी बात सही है। तीसरा, उसका एक स्थानिक घटक है, तो ये भी सही है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कार्यात्मक इकाई का होना या फिर पूरा जैव मंडल ही एक पारिस्थितिकी तंत्र का है, मतलब है, और स्थानिक उसका कोई घटक होता है, ये तीनों बातें सही है। जबकि जो D नंबर में लिखा हुआ है यह एक संवृत्त तंत्र है। तो अगर इस शब्द का मतलब पता नहीं है तो गलत हो ही जाना है। संवृत्त का मतलब दरअसल बंद होता है, क्लोज्ड, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निवेश एवं विकास होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र दरअसल खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट, जैविक विविधता हॉट स्पॉट संबंधित नहीं है। तो जैविक विविधता हॉटस्पॉट संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है? तो विंध्यन से संबंधित नहीं है, जबकि हिमालय से संबंधित है, पश्चिमी घाट से संबंधित है,
और उत्तर पूर्व से संबंधित है। मतलब वहाँ जहाँ जिसका नाम लिया गया हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व, यहाँ हॉट स्पॉट है, जबकि विंध्यन में हॉट स्पॉट नहीं है, ऐसा मतलब हुआ इसका। अच्छा, हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें याद आना चाहिए कि सबसे पहली बार 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, और इसके 3 साल पहले 1985 में WJ रोजन ने किस शब्दों का प्रयोग किया था? आप बताइए। इस क्वेश्चन मैं हिंट दे देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है ना 62 नंबर, इसी में से एक शब्द है वो, तो आप बताइए। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व का शब्द का प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने किया था। नेक्स्ट, जैव विविधता या जैवीय विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? तो 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित हो गया था, और इसी के तहत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट, निम्न में से, अच्छा तमिलनाडु की बात बोल रहा हूँ, अभी चुनाव हुए थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा। जो नाम है वो दरअसल पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो हिंट दे दिया हूँ। नेक्स्ट, तो निम्न में से कौन पारिस्थितिकीय कर्मता से संबंधित है? तो मतलब कर्मता या नीच को ही बोलते हैं, तो कौन पारिस्थितिकी कर्मता से संबंधित है? तो जो संबंधित है वो विकल्प सी है, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम। विकल्प सी इसका सही आंसर है, क्योंकि कर्मता में एक ही प्रजाति रहती है और ये प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होते होते जो लास्ट में बचती है वही उसी का वो नीच हो जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं जो हैं, तो 2 होते हैं, अजीव और जीव, यानी कि जैविक और अजैविक घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, विकल्पों के हिसाब से इसका आंसर है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में किसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है? तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत में सबसे कम जापान की है, मात्र 3% प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, और यूएसए का देखें तो 15% है, और सबसे ज़्यादा चीन का है 30% के आसपास। भारत की बात करें तो 7% के आसपास। मैं फिर से बोल देता हूँ क्योंकि ये निबंध और मेंस में भी काम आ जाता है ये सारे फैक्ट। कार्बन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के बारे में जो वर्तमान डेटा है वो यूएसए का दुनिया में सेकेंड नंबर पे है 15% के आसपास, और चीन का सबसे ज़्यादा है 30% के आसपास, और जापान सबसे कम है, मतलब ये तो विकल्प के हिसाब से है, और फिर भारत है 7% भारत का है, तो भारत वाला याद रखना है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है, और जब हम ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें याद आना चाहिए इसका रासायनिक फार्मूला वो 3 है, क्योंकि परमाणुओं की संख्या 3 होती है इसमें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो 3 बार मिला था क्वेश्चन जब हम 12 से 20 तक प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, 87 से 1987 से मनाया जा रहा है ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अच्छा, इसमें क्या तय हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि CFC का उपयोग और उत्पादन सीमित किया जाएगा। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, कहाँ यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? मन में सोच लीजिए, कमेंट करने नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? तो एक था पारिस्थितिकी और यहाँ पर है गहन पारिस्थितिकी, तो शब्दों की गंभीरता पर ध्यान रखना है। तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट नेस ने किया था। मैं फिर से बोलता हूँ, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट नेस ने किया था, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अब जो शब्दों वाले जो मैंने पहले चर्चा की है उसको फिर से एक बार कलेक्ट कर लेते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया है 1869 में। इकोसिस्टम को शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टांसले ने किया है 1936 में, और ऊपर वाला 1869 था। जैव विविधता जैसे शब्दों का प्रयोग WJ रोजन ने किया है 1985 में, और 3 साल बाद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे शब्दों का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड सुएस ने किया है। जीव मंडल जैसे शब्दों का प्रयोग सबसे पहले व्लादिमीर वर्नाडस्की ने किया है। तो इस सारे शब्दों को हमने कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो हरित पादप का मिलान उत्पादक से होगा। तो A का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो A नंबर विकल्प में है। ठीक है, तो यहाँ से तो आंसर निकल गया। अब ज़्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं देख लेते हैं। पशु परजीवी द्वितीयक उपभोक्ता से संबंधित है, पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता से संबंधित है, कवक दरअसल अवघटक होते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अच्छा, अगर कोई नहीं भी पता होता इसमें
कवक के बारे में सिर्फ पता होता कि कवक अपघटक होते हैं, तब पर भी देखिए एलिमिनेट हो जा रहा था, क्योंकि डी में एक, डी के साथ एक सिर्फ एक ही ऑप्शन में, वो भी ए ही है। नेक्स्ट, एजेंडा 21 को निम्न में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया है? तो एजेंडा 21 को रियो भू शिखर वार्ता में अंगीकार किया गया था। रियो डी जेनेरियो याद आ ही रहा होगा, 1992 में हुआ था ये, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं। वहीं पर एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। तो विकल्प बी इसका आंसर हो गया। ये दरअसल जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ना पर्यावरण के संरक्षण पे, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाया गया था रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील का एक शहर है, और वहीं पर एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। इसके साथ साथ और भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बन जाता है कि वन सिद्धांत पहली बार इसी में स्वीकार किया गया था, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में। CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CCD कॉम्बेट, ये कन्वेंशन ऑन कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, ये सब भी पहली बार, ये तीनों सिद्धांत, ये तीनों चीज़ें जो पहली बार रियो डी जेनेरियो में ही आई। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पर पहली बार चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से सम्मेलन में हुई थी? तो रियो डी जेनेरियो भू सम्मेलन या अर्थ समिट में 1992 में हुई थी। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का कारण है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। और हम कहते हैं कि मतलब कैसे पहचानते हैं कि अम्ल वर्षा है? तो जब अगर अम्ल वर्षा जो हो रहा है उसका pH मान 5.6 यानी 5.6 से अगर कम हो जाए pH मान, तो वो अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव मंडल के बारे में सही नहीं है? तो जो सही है उसे देख लेते हैं। जीव मंडल की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है, तो ये बिल्कुल सही है। जीव मंडल के जैविक एवं अजैविक संघटक एवं ऊर्जा संघटक होते हैं, तो हाँ ये भी सही है। इसके दो प्रमुख तंत्र होते हैं, स्थलीय और जलीय, ये भी सही है। लेकिन डी नंबर में क्या लिखा है? इसकी ऊपरी सीमा वायुमंडल में मात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता द्वारा निर्धारित होती है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो गया, क्योंकि पूछ रहा था सत्य कौन सा नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है? तो जो आवश्यक नहीं है वो विकल्प डी में लिखा हुआ है कि विकासशील देशों का औद्योगिकरण, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन आवश्यक क्या है यह भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना, निर्वनीकरण पर नियंत्रण करना और संसाधनों का संरक्षण। निर्वनीकरण का मतलब वनों की कटाई जो हो रहा है उसको रोकना थोड़ा, और संसाधनों का संरक्षण करना। नेक्स्ट, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में विश्लेषण किया गया, तो इसमें पर्यावरण विकास अंतर संबंध का विश्लेषण किया गया था। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, ब्रटलैंड रिपोर्ट कब आया था? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट का गठन तो वैसे हुआ था 1983 में, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये इसका जो रिपोर्ट आया था ये, हाँ देखिए लिखा हुआ भी 1987 में आया था ब्रटलैंड रिपोर्ट, और UN के ब्रटलैंड आयोग द्वारा इसको गठित किया गया था। इसका मेन फोकस किस चीज़ पर था? ब्रटलैंड आयोग का पर्यावरण के सतत एवं टिकाऊ विकास पर इसका फोकस था, और इसी समय ये सबसे पहली बार शब्द आया था टिकाऊ विकास की जैसी बातें, तो ब्रटलैंड आयोग ने दिया था। वैसे अध्यक्ष कौन थे? ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम ब्रटलैंड आयोग रखा गया। नॉर्वे के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे उस समय, मतलब अभी भी तो पूर्व प्रधानमंत्री ही कहे जाएंगे, और इसका गठन हुआ था 1983 में। मैं फिर से सारे फैक्ट को बोल देता हूँ, महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रटलैंड आयोग के अध्यक्ष थे ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके ही नाम पर यह आयोग का नामकरण ब्रटलैंड आयोग हुआ। ठीक है। इसने रिपोर्ट जारी की 1987 में यानी कि 1987 में, जबकि ये 1983 में गठित हो गया था। तीसरा फैक्ट, यूएन के ब्रटलैंड आयोग द्वारा ये रिपोर्ट दिया, मतलब यूएन ने स्थापित किया था ये, और इसका बल क्या था, मतलब फोकस क्या था इस आयोग का? तो पर्यावरण के सतत एवं टिकाऊ विकास से। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सतत एवं टिकाऊ विकास की अवधारणा सबसे पहली बार किस रिपोर्ट में आई, ये कहाँ से आई? तो ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट ये वहीं से आई है। ठीक है। नेक्स्ट, केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो पेरियार वन्यजीव रिजर्व जो है वो हाथियों के लिए जाना जाता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, हाथी से याद आया, आपको याद आ रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है भारत सरकार का, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कब से चल रहा है? चलिए मैं आपको विकल्प दे देता हूँ, 1992, 93, 94, इसी तीनों में से एक है, तो आपको बताने हैं कमेंट करके। और अगर कमेंट करने का दिल ना हो, अगर अच्छे से याद हो, तब मन में सोच लीजिएगा। नेक्स्ट, अच्छा इससे संबंधित कुछ और बातें, जैसे चंद्रप्रभा एक लिखा हुआ है, मैंने तो यहाँ बात कर दिया कि पेरियार जो वन्यजीव अभयारण्य है, रिजर्व है, वो हाथियों के लिए जाना जाता है। पराकल
जो वन जीव रिजर्व है वो कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पेरियार केरला में है, ये तो ये चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा के बारे में जान लेते हैं कि चंद्रप्रभा वन जीव रिजर्व जो है ये दरअसल यूपी में है, और सिर्फ यूपी में, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, सबसे पुराना वन्य जीव विहार यूपी का है ये चंद्रप्रभा, जो चंदौली जिले में है, 1957 में स्थापित हो गया था। और कान्हा तो एमपी में, ये तो सबको पता होता है। नेक्स्ट, कान्हा टाइगर रिजर्व। निम्न में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो कंचनजंगा जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और ये सिक्किम में है, ठीक है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। वैसे देहांग दिवांग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और नंदा देवी यूके नहीं, उत्तराखंड में। और आरक्षित जीव मंडल से याद आया बायोस्फीयर रिजर्व, इसी को तो अंग्रेजी में बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड सुएस ने किया था, कई बार आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो शैवाल, तल और प्रवाल भित्तियों। अच्छा, सबसे ज़्यादा उत्पादन यही शैवाल, तल और भित्तियों का उत्पादन है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लेना है, शैवाल, तल और प्रवाल भित्तियाँ। थोड़ा सा जानबूझ के शब्द लगता है खसकाया गया है ताकि कन्फ्यूजन हो। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था, ये याद आ ही रहा होगा, 1936 के आसपास। अच्छा, उत्पादकता का मापन कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था ना, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो शैवाल तंत्र का होता है, यानी शैवाल तल या फिर प्रवाल भित्तियों का उत्पादन होता है। लेकिन मापन कैसे करते हैं इसका? तो मापन करते हैं ये ग्राम मीटर स्क्वायर प्रतिदिन। तो एक दिन में कितना उत्पादन हो रहा है, इस हिसाब से उसका मापन करते हैं। कैसे करते हैं डिटेल तो पता नहीं कैसे करते, लेकिन कहीं पर ये पढ़ा था इसलिए मैंने शेयर कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कथन, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया। तो हाँ, ये बात सही है, यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम 1971 में। इसको मैप भी बोलते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? इसका प्रमुख उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करना है। एकदम बिल्कुल दोनों बात सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ खास बातें यहाँ पर शायद मैंने लिखी है। बेस्ड ऑन वैज्ञानिक, मतलब अच्छा, इसका मतलब वैज्ञानिक आधार पर यह स्थापना करके ही ये ऐसा काम किया जाएगा और स्वस्थ संबंधों का निर्माण करना। देखिए, मैं फिर से बोल देता हूँ, क्या लिखा हुआ था? इसका प्रमुख उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करना है। हाँ, करना है। कैसे करेंगे संबंधों में सुधार? तो वैज्ञानिक आधार पर करेंगे, वैज्ञानिक आधार पर चीज़ों को स्थापित करके करेंगे। और दूसरा एक उद्देश्य और भी है कि स्वस्थ संबंधों का निर्माण करना है। तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट था, शायद इसके व्याख्या में ही था, इसीलिए मैंने नोट कर दिया था। नेक्स्ट, मेघालय में नोक्रेक है, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो मेघालय में है, ठीक है। नोक्रेक की गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी कही जाती है। और बायोस्फीयर रिजर्व की जब बात कर रहे हैं तो एडवर्ड सुएस के नाम तो याद आ ही जाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत है तो मैनेज कर लीजिएगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो प्रेरी के नाम से जानते हैं। और ये दरअसल सिर्फ उत्तरी अमेरिका में नहीं, कनाडा में भी पाया जाता है और उत्तरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। तो ऐसे भी ऑप्शन रह सकता है, इसलिए बोल दिया। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अब जितनी भी घास के मैदान के बारे में चर्चा किया है, मतलब फर्स्ट वीडियो से लेकर के अभी तक, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे डाउन्स या पोर्कलैंड कहाँ मिलेगा? डाउन्स या पोर्कलैंड हमें ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। अच्छा, पोर्कलैंड तो शायद अफ्रीका में मिलेगा, ऐसा था इसमें, पता नहीं कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, पोर्कलैंड वहाँ भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और तो इसलिए डाउन्स और पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। लैनोस या फिर लानोस जिसको कहते हैं, ये गुयाना और वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। ये घास के मैदान है। बेल्ट घास के मैदान साउथ अफ्रीका में मिल जाएगा। कैंपास, सेराडो, ये सब ब्राज़ील में मिलेगा, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है लगता है। और फिर कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड में मिल जाएगा घास का मैदान। पुस्ताज हंगरी में मिल जाएगा। पटाना श्रीलंका में घास का मैदान में मिल जाएगा, पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका, इसलिए पटाना याद रखना है। साहेल, ये रेड सी से अटलांटिक तक मिलता है साहेल घास का मैदान, ठीक है। रेड सी आपको याद आ ही रहा होगा। और बाकी मैंने यहाँ पर सारा पढ़ दिया। स्टेपी यूरोप या पश्चिमी रूस या फिर मध्य एशिया में मिल जाता है। पंपास अर्जेंटीना में मिल जाता है। और सवाना अफ्रीका में मिल जाता है। मैं एक बार जल्दी फिर से सब बोल देता हूँ। डाउन्स पोर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। सारे घास के मैदान है। डाउन्स और पोर्कलैंड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा। लैनोस लानोज घास के मैदान गुयाना और वेनेजुएला में हम देख सकते हैं। और बेल्ट घास का मैदान साउथ अफ्रीका में मिलेगा। कॉम्पेस या सेराडो घास का मैदान ब्राज़ील में मिलेगा। न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान होते हैं उसको कैंटरबरी कहते हैं। और हंगरी में पुस्ताज नाम का घास का मैदान मिलता है। और जो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है
तो वहाँ जो घास के मैदान उसको पटाना घास का मैदान बोलते हैं। साहेल घास का मैदान रेड सी से लेकर अटलांटिक तक मिल जाता है, ठीक है। प्रेरी के बारे में याद रहेगा ही कि ये उत्तरी अमेरिका में यानी कनाडा में भी पाया जाता है। सवाना अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं। स्टेपी घास का मैदान यूरोप और पश्चिमी रूस या फिर मध्य एशिया में भी मिल जाता है, जिसको यूरेशिया भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? तो शीतोष्ण घास का मैदान दरअसल ब्रेड बास्केट कहलाता है संसार का, ठीक है। अब फिर वही है, घास का मैदान आ गया तो मैंने सारा फिर से लिख रखा है, चलिए जल्दी पढ़ ही देता हूँ, बोर तो पता नहीं हो रहे हैं क्या। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में घास का मैदान पाया जाता है। पंपास साउथ अमेरिका और के अर्जेंटीना में पाया जाता है। बेल्ट साउथ अफ्रीका में घास का मैदान मिल जाता है। और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है। स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में मिलेगा यानी यूरोप और मध्य एशिया में। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में मिल जाएगा और कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट कथन है, दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। तो ये बात सही है कि दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो होती है वो कर्नाटक के पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। कारण क्या है? यह सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, तो यही तो कारण है जिसके कारण अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु दक्षिण भारत में कर्नाटक के पठार में मिल जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, यही कारण है कि विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प सी जो है वो सही है। निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तरों में असमानता कम होती है, तो इसलिए विकल्प सी इसका सही हो गया। लेकिन ए बी डी गलत क्यों हुआ तो मैं पढ़ देता हूँ। ए में लिखा हुआ है उच्च पोषण स्तरों में श्वसन द्वारा होने वाला ऊर्जा ह्रास अपेक्षाकृत कम होता है। नहीं, ऊर्जा ह्रास अधिक होता है। 90% तो ऊर्जा ह्रास ही हो जाता है, 10% तो स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट, उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां उपलब्ध खाद्य आपूर्ति के उपयोग में कम सक्षम होती है, कम नहीं अधिक सक्षम होती है, इसलिए गलत हुआ। डी नंबर क्या लिखा हुआ? आहार श्रृंखला युक्ततः लंबा होने का प्रयास करती है, तो शायद ऐसा नहीं है। मैंने क्यों मतलब गलत हुआ शायद नोट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सही कथन सिर्फ यही था, मैं फिर से बोल देता हूँ, निचले पोषण स्तरों की तुलना में उच्च पोषण स्तर में असमानता कम होती है, ठीक है। यानी कि निचले पोषण स्तर में असमानता अधिक होती है, ये भी इसका अर्थ निकलता है। 84 में क्या हुआ है? निम्नलिखित में से अजैविक घटक नहीं है, तो देखिए शैवाल क्या है? जैविक घटक है, तो इसलिए ये अजैविक घटक नहीं हो जाएगा, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। जबकि सौर ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सारे मतलब क्या मान ले अजैविक घटक है? नहीं, सौर ऊर्जा तो शायद भौतिक घटक में आएगा और कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बनिक घटक में आएगा। तो शैवाल अजैविक घटक नहीं था, ये जैविक घटक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है डी नंबर, जीव मंडल भंडार की विकासीय भूमिका, संरक्षण भूमिका तथा लॉजिस्टिक भूमिका होती है। तो जीव मंडल भंडार का क्या कैसी भूमिका होती है? विकासीय भूमिका भी होती है, संरक्षण वाली भूमिका भी होती है और लॉजिस्टिक भूमिका भी होती है। तो ये सीधे दृष्टि का जो वो पर्यावरण का बुक है, सीधे उसके हेडलाइन से ही बना दिया है क्वेश्चन। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। फिलहाल हम एडवर्ड सुएस का नाम याद कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व जीव मंडल भंडार या आगार का प्रयोग किया था, शब्दों का प्रयोग। और प्रत्येक जैव मंडल आगार के 3 काम होते हैं। हाँ, तो यही पॉइंट है यहाँ पर, प्रत्येक जीव मंडल आगार का यानी बायोस्फीयर रिजर्व का 3 काम होता है। पहला विकासीय भूमिका होता है, डेवलपमेंट वाली, संरक्षण यानी कंजर्वेशन वाली, और तीसरा लॉजिस्टिक्स वाली, ठीक है। यही फैक्ट है। ये पॉइंट पता है, छोटे वाले जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं ना, छोटा वाला, उसमें भी ये काम आएगा पर्यावरण संबंधित। नेक्स्ट 86, निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण पार के कारण अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, यमुना के बारे में भी कुछ कहा जाता है, इसको हरी सूप की संज्ञा दी जाती है यमुना को, तो याद रखना है, हरी सूप की संज्ञा किसे दी जाती है? यमुना नदी को, और जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को, ठीक है। अच्छा, एक पेरियार था, तो पेरियार तो केरल में है, हाथियों के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए था ना, पता नहीं किसके लिए था, अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, पार्श्वी पदचिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पार्श्वी पदचिन्ह के संदर्भ में क्या कथन है? शायद ये दोनों सही है। तो यह पृथ्वी के पार्श्वी तंत्र का पर मानवीय मांग का एक मापक है, तो बिल्कुल सही है। पार्श्वी पदचिन्ह जो होता है वो पृथ्वी के पार्श्वी तंत्र पर मानवीय मांग जो है उसका एक मापक है, तो विकल्प मतलब पहला कथन सही हो गया। दूसरा,
यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की क्षमता से करता है। तो बिल्कुल सही है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी मांग हो रही है, उससे तुलना होता है। तो दोनों सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। कुछ यहाँ पर फैक्ट है। अच्छा, अनुमान कैसे लगाते हैं इसका कि कितना मांग है, कितना उत्पादन होगा? तो लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित जीवन शैली का अनुसरण करे तो मानवता की सहायता के लिए पृथ्वी के कितने हिस्से की जरूरत होगी। अच्छा, ये क्राइटेरिया है, दरअसल ये मापदंड है कि अगर एक मनुष्य जो है अपनी निश्चित जीवन शैली का प्रयोग करता है तो मानवता की सहायता के लिए पृथ्वी के कितने हिस्से की जरूरत होगी। हिस्से का मतलब प्राकृतिक संसाधन की, उसी को हम पदचिन्ह कहते हैं, फुटप्रिंट। नेक्स्ट, वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो यूरोपियन कमीशन ज्वाइंट रिसर्च सेंटर द्वारा वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु भारत में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हिम तेंदुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य है उसको देख लेते हैं। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, बिल्कुल हिम तेंदुओं के बारे में सही है। दूसरा, भारत में यह अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हाँ, हिम तेंदुआ यहाँ पाया जाता है। डी नंबर में लिखा हुआ यह हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, बिल्कुल हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। तो बी नंबर जबकि गलत है, क्यों? क्योंकि बी नंबर में लिखा हुआ इसे IUCN के तहत विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। तो जिस समय में मतलब या ऐसे तो इसके आंसर में यही लिखा हुआ है सुभेद्य, मतलब वल्नरेबल श्रेणी में हिम तेंदुओं को रखा गया है। लेकिन फिर भी ये चूँकि बदलता रहता है, तो मुझे पता नहीं कब आप देखेंगे इसको वीडियो, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इंटरनेट से। कुछ नहीं, थोड़ा सा टिक लगा लीजिए आगे पेज पर, और जब वीडियो खत्म हो जाए तो देख लीजिएगा। अच्छा, हिमालय के 5 राज्यों में ये पाया जाता है और विश्व में 5% का योगदान, मतलब विश्व में 5% जो हिम तेंदुआ है वो हिमालय में ही है, तो याद रखना। तो इसी का तो ये नाम था 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यही 5 राज्य जहाँ हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। मतलब सिर्फ यही नहीं पाए जाते हैं, दुनिया के 5% हिम तेंदुआ यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क, उसके सामने राज्य लिखा हुआ है, इसको सुमेलित करना है। तो अच्छा, जो सुमेलित है उसी को पहचानना है शायद। तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में है। ठीक है, और पावितोरा अभ्यारण्य ये असम में है, तो ये सही है। और असोला भट्टी अभ्यारण्य ये राजस्थान में नहीं, गुरुग्राम फरीदाबाद में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, असोला भट्टी अभ्यारण्य गुरुग्राम फरीदाबाद में, जो हरियाणा में है। पावितोरा अभ्यारण्य असम में। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटका में, कर्नाटका के बेंगलुरु में है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में सत्य है? तो इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में कथन जो लगता है सारा ही सत्य है क्या? नहीं, 1 और 3 सिर्फ सत्य है। ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र होते हैं। तो ये कथन इको सेंसिटिव जोन के बारे में बिल्कुल सही है। और दूसरा गलत है, इसके लिए पहले तीसरा नंबर पढ़ लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित करना शामिल है। तो इको सेंसिटिव जोन घोषित कैसे होता है? वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 के तहत होता है। तो ये कथन सही हो गया। और इको सेंसिटिव जोन ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, उसके आसपास का अधिसूचित क्षेत्र होता है। ठीक है, 1, 3 सही है, इसलिए इसका आंसर है बी नंबर। लेकिन दूसरा नंबर क्यों कथन हुआ मैं बता देता हूँ। लिखा हुआ यहाँ होने वाली गतिविधियाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विनियमित होती है। जी नहीं, जो इको सेंसिटिव जोन होता है वहाँ जो भी गतिविधि यानी एक्टिविटीज़ होगी उसका जो रेगुलेशन होगा, विनियमन होगा, वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में पर्यावरण के क्वेश्चन के संदर्भ में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमियाँ हैं जो वर्तमान में रामसर तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड दोनों में शामिल है? तो फिलहाल तो इसमें कोई नहीं है। वैसे चिल्का पहले था लेकिन अब नहीं है ये। तो ये ऑप्शन उपलब्ध जो विकल्प है उसके हिसाब से तो कोई नहीं है, तो विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और वैसे अगर बात करें है कौन कौन, तो केवला देव जो राजस्थान का है और लोकटक जो मणिपुर का है, ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है और रामसर साइट में भी है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, मैं हालांकि बता चुका हूँ, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, जैव विविधता प्रबंधता से क्या अभिप्राय है? तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या में आने वाला अंतर। जब भी उच्च अक्षांश बोला जा रहा हो
तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल वाला याद करना चाहिए, और जब निम्न अक्षांश बोला जा रहा हो तो भूमध्य रेखा वाला इक्वेटर वाला पॉइंट याद करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, मतलब कि ऊपर वाले मतलब पोलर से उत्तरी ध्रुव से इक्वेटर के पास जाने पर, तो यही उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या में आने वाला अंतर, इसी को जैव विविधता प्रवणता कहा जाता है। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1985 में WJ रोजन ने किया था। फिर से एक बार हो गया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे आने, अच्छा हाँ, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जैव विविधता प्रवणता उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने पर ही प्रजातियों की संख्या में आने वाला अंतर होता है। ऐसे भी स्टेटमेंट हो सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे आने पर भी जैव विविधता प्रवणता देखी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? IUCN से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। पहला कथन, यह विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क है। अच्छा, इसमें बहुत पॉइंट है, तो पहले आंसर देख लेता हूँ कि क्या टिक लगाया हूँ यहाँ पे। अच्छा, 1 और 3 सही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट है ना, तो डिस्कस करना होगा। ये अच्छा नहीं, ये वाला था। IUCN संबंधित पहला जो कथन है, यह विश्व का सबसे पुराना और बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो लिखा हुआ है, इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं, IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है। हालांकि ग्लैंड भी स्विट्जरलैंड में ही है, तो ग्लैंड में IUCN का मुख्यालय। तो दूसरा नंबर गलत हो गया। तीसरा लिखा हुआ है, इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऐसा करके कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता है IUCN को। तो 1 3 सही हो गया, ठीक है। अब IUCN के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पहली बार शायद ये पकड़ाया है क्वेश्चन। तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी, ठीक है, शायद अक्टूबर 1948 में हुई है। हेड क्वार्टर्स का ग्लैंड में अभी देख ही लिया हमने, और जो कि स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, ग्लैंड के पास ही पता है एक लुसाने है। लुसाने में इसका क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स यूनियन का, शायद ओलंपिक संघ जो है ना, उसका मुख्यालय वहीं लुसाने में है, वहीं पर। तो खैर, यहाँ पर IUCN का याद रखना है, ग्लैंड का याद आया तो मैं बोल दिया। कार्य क्या है IUCN का? पर्यावरणीय विकास एवं चुनौतियों की व्यवहारिक समाधान करना। तो व्यवहारिक समाधान जो वो सैद्धांतिक नहीं, और वैज्ञानिक शोध का समर्थन करना। इसके सदस्य दरअसल न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि नॉन गवर्नमेंट बॉडीज भी होती है। और ये, अच्छा, अगर पूछ ले, मान लिया जाए IUCN UN का अंग है? नहीं है, याद रखना है, IUCN UN का अंग नहीं है। और इसमें फिर अच्छा हाँ, 2 और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। मतलब इसको 2-3 बुक से लगता है कलेक्ट किया हूँ मैं। ये वाला जो है, ये क्राउन का जो बुक है ना, उससे अभी जो मैं बोलूँगा उससे ही कलेक्ट किया हुआ है। तो 1964 में रेड डेटा बुक का इन्होंने मैनेजमेंट करना शुरू किया, मतलब रेड डेटा बुक जारी करना शुरू किया। ये तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन इसके बाद एक है ग्रीन डेटा बुक। तो ग्रीन डेटा बुक दरअसल, अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ग्रीन डेटा बुक में क्या होता है? तो दुर्लभ प्रजातियों का लेखा जोखा किया जाता है, वो ग्रीन डेटा बुक में किया जाता है। यानी दुर्लभ प्रजातियों की अकाउंटिंग की जाएगी ग्रीन डेटा बुक में। तो फिर रेड डेटा बुक में क्या होता है? तो उसमें जो संकटापन है या अस्तित्व पर जिन पर खतरा है, उन्हीं का नाम वहाँ दर्ज होता है रेड डेटा बुक में। जबकि ग्रीन डेटा बुक में दुर्लभ प्रजातियों की ही अकाउंटिंग होती है। जैसे कि बासमती चावल, तो ये बासमती चावल कहाँ? सिर्फ उत्तर भारत और थोड़ा बहुत पाकिस्तान में मिल जाता है उसकी खेती, तो इसलिए वो ऐसा मतलब ग्रीन डेटा बुक में दर्ज होता है। नेक्स्ट, ये तो हो ही गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो है जू प्लैंकटन की संख्या में वृद्धि होती है। तो नहीं, जलवायु परिवर्तन जैसे ही होगा तो जू प्लैंकटन की संख्या में कमी हो जाएगी, तभी तो फिर वो इसका प्रभाव पड़ता है प्रवालों पर, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका सही वाला देख लेते हैं। जो प्रभावित क्या लिखा होता है, जलवायु परिवर्तन संभावित प्रभावों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित है कौन कौन? तो तापमान और वर्षण परिवर्तन से कृषि उपज प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। उच्च अक्षांशों में गड्ढों की संख्या में वृद्धि होगी, तो गड्ढों की संख्या में वृद्धि हो जा रही। डी नंबर लिखा हुआ है, पर्वतीय पादपों और जंतुओं का विलोपन हो सकता है। तो ये बात सही है कि अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो पर्वतीय जो पादप हैं और जंतु हैं वो उसके विलोपन हो सकते हैं। 96, नाइट्रोजन चक्र से जुड़ी प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। तो नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहला जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, और दूसरा होगा अमोनीकरण, और तीसरा हो जाएगा नाइट्रीकरण, चौथा हो जाएगा विनाइट्रीकरण। ठीक है, तो 1 3 2 4 ये सिर्फ विकल्प बी में है, इसलिए आंसर यही हो गया। नेक्स्ट, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में जो दूसरा है यही सिर्फ सही है, ये पोषण के सबसे निचले स्तर पर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और पहला नंबर गलत है, इसको पढ़ना ही छोड़ ही देते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट,
कार्बन मोनोऑक्साइड के विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जन को कम से अधिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कम से अधिक क्रम में कार्बन उत्सर्जन के संबंध, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में, तो दरअसल ये वैसे ही सुमेलित है, बस पढ़ देता हूँ। परिवहन से पहले, फिर घरेलू लकड़ी से, और फिर एल्युमिनियम संयंत्र से। थोड़ा सा और तरीके से बोलता हूँ, क्या बोल रहा है, अधिक, कम से अधिक के क्रम में कहना है, कह रहा है ना। तो पहले है परिवहन, कितना है, 7.5 से 7 के बीच में होता है परसेंटेज में। घरेलू लकड़ी से 10.6% के बीच में उत्सर्जन होता है, और एल्युमिनियम संयंत्र से 10 से कम का उत्सर्जन होता है। तो कम का होता है तो कैसे हो गया भाई। खैर कोई नहीं, बस सीधा सीधा फैक्ट याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। कार्बन मोनोऑक्साइड विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जन जो होते हैं, जो दिए गए हैं, उसमें कम से अधिक यही है कि पहले 1, फिर 2 यानी परिवहन, फिर घरेलू लकड़ी, और फिर एल्युमिनियम संयंत्र। कुछ और लिखा होगा, मैं समझ नहीं पाया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड यानी कि NAAQS में शामिल प्रदूषक नहीं है। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कई UPSC में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके फंसा दिया था। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड में कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित नहीं है, जबकि अमोनिया है, निकल, अच्छा अमोनिया है, निकल है कि नहीं है। अच्छा कौन कौन है यहाँ लिख के रखा हूँ, PM2 इन पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, O3, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 लेड, CO अमोनिया, बेंजीन, आर्सेनिक, निकेल, और फिर बेंजोइटीन। तो ये सारे हैं, यानी अमोनिया निकेल भी है इसमें, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके जो मतलब स्टैंडर्ड है ना, वो यही कि अच्छी वायु गुणवत्ता, संतोषजनक वायु गुणवत्ता, कम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर, इतने कैटेगरी में, यानी 6 कैटेगरी में ये वायु गुणवत्ता को मेजरमेंट करता है। तो केवल 3 हो गया, यानी कि C नंबर। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले वही जो हर बार कहता हूँ, आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, बस प्रेम पूर्वक इस वीडियो में लाइक भी कर दीजिएगा एक, और शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि इसी से चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जो मेरी इच्छा है। तो 100 ये हो गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या लिखा हुआ, केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड को कार्यकारी शक्तियां वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 से प्राप्त होती है। तो शक्ति, स्रोत और प्लस कार्य करना, ये दोनों इसी से प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही है ये बात। अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकती है। हाँ, ये भी बात सही है कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है, वो किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो 1 और 2 दोनों सही हो गया, इसलिए विकल्प C इसका सही आंसर है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड, तो इसको ही क्या बोलते हैं, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं। तो CPCB जो होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि पहली बार आया है। तो CPCB की स्थापना कब हुई, 1974 सितंबर में हुई है। तो 1974 सितंबर में, और 1973 में, 1973 में शायद प्रोजेक्ट टाइगर चला था भारत में। खैर, इसकी स्थापना जो हुई थी, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट 1974 का है, उसी के तहत CPCB का स्थापना हुआ है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, पूरे देश के लिए कार्यक्रम का निर्माण कौन करता है, किस संदर्भ में, तो यही संदर्भ में जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रदूषण के संदर्भ में, तो ये CPCB ही करता है। ये तकनीकी सेवाएं भी देता है मंत्रालय को, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, ये सब को देता है। ठीक है। अच्छा, जो झीलें हैं, यानी लेक्स और वेल्स के जल का मानक भी तय यही करता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से लेक्स एंड वेल्स, झीलों और कुएं की जल के मानक तय कौन करता है। तो उसमें 3-4 संस्था रहेगा, एक CPCB रहेगा, तो CPCB करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट था। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। आपको कैसा लगा, आप सुझाव हमेशा मतलब देते रहिए। थैंक यू।